जय हिंद दोस्तों। आज हम 3 दिसंबर 2024 विजनाइज न्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर है बी, और जो मेंस बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। आज मैंने लिख के नहीं दिया है क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन था तो मैंने लिखना सही नहीं समझा। उससे अच्छा है मैं आपको लाइव वीडियो में ही दिखा दूं तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। और ये आज के आपके क्वेश्चन रहेंगे, ये मेंस बेस्ड क्वेश्चन है और ये दोनों है वो प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है। अटेम्प्ट जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी न्यूज है नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो देखो रिसेंटली फैज अहमद किडवाई सर की कमेटी के अंदर चेयरमैनशिप के अंदर कमेटी बनी है और जिन्होंने बोला है कि हमें भाई इंडिया के अंदर जरूरत है बिल्ड करने की वाइब्रेंट मार्केटिंग इकोसिस्टम। मार्केटिंग इकोसिस्टम में हम किसकी बात करते हैं? तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात कर रहे हैं कि फार्मर के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो, वो कहीं पे भी अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो ठीक है। इससे भाई फायदा क्या होगा? डेफिनेटली फार्मर सीमित नहीं रहेगा कि वो एक ही जगह पे चीज बेच सकता है या फिर सिर्फ एपीएफसी में बेच सकता है, कहीं भी वो बेच पाएंगे, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। ओके, ड्राफ्ट में क्या क्या बातें की गई है? सबसे पहले तो भाई बोला है कि हमें एक एम्पावर्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म कमेटी बनानी चाहिए, जैसे कि हमारी ऑलरेडी एम्पावर्ड जीएसटी कमेटी बनी हुई है। और इसकी चेयरमैनशिप कैसी होगी? तो भाई एग्रीकल्चर मिनिस्टर होंगे हर एक स्टेट के, जो रोटेशन बेसिस के बदले जाएंगे। तो सेम आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाइए, ऐसी मार्केटिंग कमेटी बनाइए। काम क्या होगा मार्केटिंग कमेटी का? सेम रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो भी उधर आता है उसको एक यूनिफाइड नेशनल मार्केटिंग बना के देनी है, एसेट्रा। ठीक है। इंप्रूव करना है हमें फार्मर मार्केट लिंकेजेस को। ऑलरेडी देखो हमारा ई नेम तो चल रहा है। ई नेम का काम क्या है? तो कोई भी फार्मर की प्रोड्यूस होती है इसको ऑनलाइन मीन्स के थ्रू यहाँ पे बेच सकते हैं। बट ये ना कनेक्टेड है सिर्फ एपीएमसी मार्केट तक ही, मतलब कि जहाँ पे जो फार्मर जाता है और जो बेचता है, जो जगह होती है एपीएमसी मंडी मार्केट, उधर तक ये सीमित है। हम इसको बोल रहे हैं इसको एक्सपेंड करते हैं हम। इसके रिलेटेड हम पर्टिकुलर वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, सब मार्केट यार्ड्स बनाते हैं, जहां पे भी इसको हम और लिंकेज कर पाए। ठीक है। तो हमें इन शॉर्ट इंप्रूव करना है लिंकेजेस को जो ऑलरेडी अवेलेबल है। और फिर हमें करना है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी में रिफॉर्म, यानी कि एपीएमसी में रिफॉर्म, जैसे कि नोटिफाई करना है नई एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को, फिर प्रमोट करना है हमें फ्रूट प्रोसेसिंग एक्टिविटीज को। फिर भाई इनोवेटिव में भी देखें तो बोला है कि भाई हमें एआई बेस्ड या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड वैल्यू चेन डेवलप करनी चाहिए। फिर हमें प्राइस इंश्योरेंस स्कीम लानी चाहिए फार्मर्स के लिए कि उनको पे एक अश्योरिटी रहे कि हाँ भाई इतना प्राइस तो हो जाएगा। फिर हमें एग्री ट्रेड में ईज ऑफ डूइंग मिले, इसलिए डिजिटल ऑटोमेशन लाना है मंडी प्रोसेसेस के अंदर। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इसका मेन फायदा क्या है? ठीक है, ये ऑटोमेशन आ जाता है ना, तो जो इसमें चीटिंग होती है, जो उसके ब्रोकर्स होते हैं ना, वो सब एक साथ मिलकर बहुत चीटिंग करते होते हैं कि भाई कोई भी प्राइस नहीं देगा, ये सब हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? तो ये ड्राफ्ट है, अभी तो आगे जाके और बहुत कुछ इसके अंदर होने वाला है, तो हम रिपीटेशन में देखने ही वाले हैं, बट फिर भी हमने देख लिया है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई? तो यूपीएससी ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर से जरूर पूछता है। जैसे कि देखो 2022 में उन्होंने बॉटलनेक्स पूछ लिए थे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के। फिर 23 में ई टेक्नोलॉजी का कैसे हम यूज कर सकते हैं वो पूछ लिया था। तो देखो ई टेक्नोलॉजी में हम यहाँ पे दो पॉइंट इधर भी लेके आए हैं, एक तो एआई एमएल लेके आ गए, ऑटोमेशन लेके आ गए। प्राइस इंश्योरेंस स्कीम चलो ऑफलाइन है, बट इसको हम ऑनलाइन लेके आ सकते हैं कि भाई डिजिटल इंश्योरेंस उनको प्रोवाइड मिले। तो ये सब हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है कि आ गया है वो ऐसा पूछ ले कि भाई जो फ्रेमवर्क आया है वो क्या है मार्केटिंग के रिलेटेड। जैसे ये क्वेश्चन था कि कौन से कॉन्स्ट्रेंट है जो मार्केटिंग में एग्रीकल्चर फेस कर रहा है रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, ओके। तो ये जरूरी है, हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई एग्रीकल्चर टॉपिक हॉट फेवरेट है और हमेशा वो आता है। हमें ये नाम भी याद रखना है किडवाई। क्यों? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा ना एग्रीकल्चर के ऊपर तो उधर आप लिख सकते हो फैज अहमद किडवाई की रिकमेंडेशन के थ्रू हम ये कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें से आप कोई भी पॉइंट अगर लिख रहे हो कि भाई एम्पावर्ड कमेटी बनाइए या फिर एपीएमसी को बढ़ाइए, ये कुछ भी आप बोलो, बस पीछे लिख दो कि एज पर फैज अहमद किडवाई रिकमेंडेशन। ओके, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का स्टेटस क्या है? तो ये स्टेट सब्जेक्ट आता है अंडर एंट्री 28, 7 शेड्यूल का पार्ट है, आर्टिकल 246। नाम देखो इजी है इसका तो याद आपको रह जाएगा। ठीक है, 246, 2 + 4 + 2 6। चैलेंजेस क्या क्या है मार्केटिंग के अंदर? तो इनसफिशिएंट सप्लाई चेन है, मार्केट की एक्सेस पुअर सबको नहीं मिलती है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन है। इनिशिएटिव क्या क्या लिए हैं? तो हमने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है, एफपीओ।
ठीक है। फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर्टिकुलरली बना है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स। एग्रीकल्चर के ऊपर तो 500 स्कीम चल रही है, तो उसको बताना कोई हार्ड नहीं है। बस हाँ, मार्केटिंग के ऊपर पर्टिकुलरली ये सब चल रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर इवन एक और आप लिख सकते हो मार्केटिंग के ऊपर, ये भाई अपेड़ा, अपेड़ा का काम ही यही है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस जो है उसको मार्केटिंग करना। फिर इवन जीआई टैग भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस को जीआई टैग भी मिलता है। ओके चलिए, इतना काफी है। फिर है कोस्टल
अभी देखो जीडीपी वाला सब यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले जीडीपी क्या होता है, तो कोई भी इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में रहते हुए, मतलब जो इंडिया की जहां भी बॉर्डर पड़ रही है, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में रहते हुए कोई भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो प्रोड्यूस पार्ट होगी जीडीपी का। इसके अंदर कोई फॉरेन का शख्स है उसको भी शामिल कर लेंगे, और कोई इंडिया वाला है उसको तो डेफिनेटली कर लेंगे। मतलब कि समझ लीजिए कोई अमेरिका में रहता हुआ माइकल या फिर लंदन में रहता हुआ माइकल यहाँ पे कुछ भी कमा रहा है, तो वो जीडीपी का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये एक जनरल बेस देता है कि भाई इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है या फिर कितना उसका पैसा जा रहा है, वो जीडीपी हो गया। अभी फिर हमें पता चलता है भाई कि ये जो माइकल पैसा कमाया था लंदन का, वो यहाँ पे तो पैसा रखा ही नहीं, वो अपना पैसा भेज दिया वापस लंदन में, यहाँ पे ठीक है लंदन में। तो कायदे से ये तो जीडीपी में से घट गया ना। तो समझ लीजिए कि हमारी जीडीपी थी 100 रुपए और माइकल उसमें से कमा रहा था 10 रुपए, तो वो तो 10 रुपए चले गए लंदन, तो बचे कितने हमारे, सिर्फ 90। फिर ऊपर से हमें एक और चीज पता चलती है कि भाई एक राजू भी है। राजू रह रहा है लंदन में, विदेश में रह रहा है, ठीक है। बट वो उधर कमा के पैसा कहाँ पे दे रहा है, वो यहाँ पे पैसा दे देता है इंडिया में। समझ लीजिए कि राजू 20 रुपए कमा रहा था विदेश में और वो पैसे भेज दिया इंडिया में, तो जो हमारा 90 बचा था आफ्टर डिडक्टिंग माइकल्स पे 10 रुपीज, अभी हमारा वो 20 प्लस हो जाएगा, क्योंकि राजू ने 20 रुपए भेजे, तो हमारा वो क्या बच गया, जीडीपी 110 हो गया। तो बस इसी को, कि अगर कोई पैसा बाहर जा रहा है, विदेश में चला जा रहा है, मतलब विदेश का बंदा ही था और वो अपना पैसा वापस अपने घर भेजता है, मतलब विदेश में भेज देता है, तो उसको हम माइनस करेंगे। और हमारा ही कोई बंदा बाहर रह रहा है और हमारे पैसे भेज रहा है, तो उसको हम प्लस कर देंगे। तो हमारा जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो वर्ड क्या है, नेशनल, मतलब कि हमारे नेशन के बंदे, हमारे नेशन के जो भी पर्सन है, वो जितना भी पैसा कमा रहा है, वेदर वो बाहर से कमाए या फिर घर से कमाए, बट हमारे नेशन के हैं, हमारे इंडियंस हैं, तो उसको हम बोलेंगे जीएनपी, ठीक है। यहाँ पे दो मैंने सरनेम वही लिखा हुआ है जो उसका डेफिनेशन भी, कि बाउंड्री के अंदर, जीडीपी के अंदर कोई भी शख्स बाउंड्री के अंदर कमाए तो वो जीडीपी का पार्ट है, और जीएनपी में का इंडियंस कहाँ से भी कमाए तो वो जीएनपी का पार्ट है, ठीक है। दोनों आप चीज समझ गए हो, राइट। जीडीपी में कोई भी कमा रहा है बट बॉर्डर के अंदर कमा रहा है, और जीएनपी में कहीं से भी कमा रहा हो बट वो सिर्फ इंडियन हो और इंडिया में पैसा ला रहा हो, ओके। अब बस यही जीडीपी के अंदर और जीएनपी के अंदर हम अगर डेप्रीशिएशन माइनस कर दें, मतलब कि हो सकता है ना कि उस कमाने में कुछ हमारा खर्चा हो भी गया, कि समझ लीजिए 20 रुपया मैं भेज रहा था, 20 रुपया बेचते वक्त 1 रुपया गलती से गिर भी गया, डिप्रीशिएशन हो गया, 19 ही दे पाया, तो ये जो 110 हुआ था वो क्या हो जाएगा, 109 हो जाएगा। तो ये 1 रुपए को हम बोलेंगे डेप्रीशिएशन, कि जितना नुकसान हो गया हो, ठीक है। तो जीडीपी में से अगर डेप्रीशिएशन हटा दें तो वो आपका बन जाएगा एनडीपी, मतलब कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी में से डेप्रीशिएशन हटा दे तो हमारा बन जाएगा एनएनपी, ओके। कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेप्रीशिएशन हटा देना है कि आपको नुकसान कितना हुआ था। डेप्रीशिएशन मतलब क्या, कि भाई आपका घाटा कितना हो गया या फिर आपको आने जाने में कितना कुछ घसारा लग गया, वो सब बताना है, ठीक है। इट्स वियर एंड टियर कितना हो गया, वो सब आपका डिप्रिसिएशन में जाएगा, ओके। समराइज कर लेते हैं, तो जीडीपी के अंदर कोई भी इंडिया की बॉर्डर के यहाँ पे जो भी कमाया हो वो पैसा, और जीएनपी के अंदर इंडियंस जहाँ पे भी कमाए हो वो पैसा, ठीक है। और इन दोनों में से हम अगर डेप्रीशिएशन निकाल देते हैं तो क्या बचता है, जी निकल जाता है और आ जाता है हमारा एनडीपी, और यहाँ से भी जी निकल जाएगा और हमारा आ जाएगा एनएनपी, ओके। तो हमने पूरा समझ लिया जीडीपी ये वो क्या होता है। और इसमें हम बेस ईयर बोल रहे हैं। बेस ईयर मतलब क्या बोल रहे हैं, कि कोई तो हमें चाहिए ना नंबर, कि भाई 2011 से हमारा 10 रुपया बढ़ गया, 2012 से 10 रुपया बढ़ गया, इसी को हम चेंज करने वाले हैं, दैट्स इट। थोड़ा बड़ा हो गया बट कोई बात नहीं, जरूरी था। और हाँ, अभी आप ये नाम भी याद रखोगे, ये चेंज करने की बात किसने बोली है, तो विश्वनाथ गोल्डर ने बोली है, ठीक है। आप अपने आंसर में कहीं पे भी आता है तो आप लिख सकते हैं कि भाई एज पर विश्वनाथ गोल्डर वी नीड टू रिवाइज अवर जीडीपी बेस ईयर, ओके। तो यही सब बातें बोली गई है, ठीक है। कि सीएसओ जो हमारा है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वही एनएसए का डेटा रिन्यूअली रिलीज करते हैं, मतलब कि नेशनल अकाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स उसका डेटा रिलीज करते हैं, जो कि हमें एस्टिमेट देता है कि जीडीपी में क्या क्या चेंजेस रहे। बेस ईयर क्या होता है, कोई भी बेंचमार्क ईयर, मतलब जिसके थ्रू हम सारी की सारी कैलकुलेशन करें कि भाई 2011 से बढ़ गया, घट गया, एक्सेट्रा। ये हम क्यों रखते हैं, तो हम रखते हैं एलिमिनेट करने के लिए इन्फ्लेशन को, काउंटर को, ठीक है। बेस ईयर रिवाइज करना क्यों जरूरी है, भाई बहुत पुराना हो गया ना। आप बोलोगे कि 2011 से आप देखोगे तो हमारी इनकम जो 1000 गुना बढ़ गई है,
पर कितना पुराना डेटा, आप 14 साल पुरानी बात कर रहे हो, उसको कंपेयर में ला रहे हो, तो वो काम का नहीं है, ठीक है। जरूरी है कि आप नया डेटा लेके आओ, फिर बोलो कि 2 साल में आपने क्या किया है, तो आपकी इंप्रूव हो जाएगा प्रेसिशन भी, आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाएंगे, आप कंजप्शन पैटर्न आप पता कर पाओगे, कंट्रीब्यूशन, इमरजेंस सेक्टर कहाँ पे कौन सा पार्ट मिल रहा है, सब कुछ आएगा। अदर्स में पोस्ट पेंडेमिक के बाद तो देखो पूरा कैलकुलेशन ही सबका बदल गया है, तो जरूरी है कि हमारा जो ईयर आए वो भी पेंडेमिक के बाद वाला है, इसीलिए हम बोल भी क्या रहे हैं कि 2022-23 लेके आई जाइए। ओके, इम्प्लीकेशन क्या होगा, रिवाइज ग्रोथ एस्टिमेट हमें मिलेगा डेफिनेटली, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेंगे और इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी आप बोलोगे क्या ये जरूरी है जीडीपी वाला, यस बिल्कुल जरूरी है। ऑलमोस्ट हर साल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जीडीपी से क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये 2021 में आया था कि जीडीपी की मेथोडोलॉजी आप डिस्क्राइब कीजिए, मैंने इसीलिए नीचे सब बताया आपको कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं, ठीक है। और हाँ, हल्का से एक और बता देता हूँ, ये जो बेस ईयर है ना, वो बेस ईयर भी क्या हो सकता है ना, दो टाइप का बेस ईयर हो सकता है, यहाँ पे हम लिखते हैं बेस ईयर ना दो टाइप का हो सकता है। एक आपका हो सकता है बेस ईयर, एक हो सकता है फिक्स्ड। फिक्स मतलब क्या, ये 2011 बार हमने फिक्स कर दिया ना कि भाई यही रखना है। दूसरा हो सकता है आपका चेन बेस्ड। चेन बेस्ड में क्या होता है कि भाई पिछला साल ही ले लेना है, दैट्स इट। मतलब कि अभी ये 2024 चल रहा है ना, तो हम पिछला साल ले लेंगे 2023 वाला, ठीक है। फिर 2023 अगर चल रहा होता तो उससे पिछला साल ले लेते, 2022 ले लेते। तो इसी को बोलते हैं चेन बेस्ड मेथड या फिर फिक्स्ड बेस्ड मेथड, ठीक है। हम कौन सा अडॉप्ट करके रखे हैं आप बताइए, फिक्स बेस, इसीलिए तो 2011-12 हमने सेट करके रखा है, ठीक है। और बोल क्या रहे हैं कौन सा हमें करना है, तो भाई 22-23 हमें लेके आना है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, यार बहुत वीडियो बड़ा हो रहा है, आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसा होगा ना तो बढ़ जाएगा। तो चलिए, फिर प्रगति है, प्रगति पोर्टल किसके लिए है, तो नीचे देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा इम्प्लीमेंट होता है। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसको रियल टाइम मॉनिटरिंग करना, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, रियल टाइम डेटा, ड्रोन फीड एक्सेट्रा प्रोवाइड करना, फिर कोलैबोरेटिव अप्रोच करना इन एडमिनिस्ट्रेटिव साइलोज, ताकि जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज है उनके बीच में कोहेरेंस मेंटेन रहे और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रहे। और फिर यही बोला जा रहा है कि ई ट्रांसपेरेंसी और ई अकाउंटेबिलिटी लेकर आए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे में आपको ट्रांसपेरेंट और अकाउंट बनाया जाए। मेन इसका फोकस क्या होगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जो भी गवर्नेंस चल रही है उसको अच्छा करना, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। और ये डिजिटली ही बात करता है। क्यों डिजिटली, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर आया था, इसलिए हमने देखा ना कि ई ट्रांसपेरेंसी, ई अकाउंटेबिलिटी, रियल टाइम मॉनिटरिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेज है। मेन फोकस क्या है, तो गुड गवर्नेंस, कि जो हमारी गवर्नेंस है उसको हमें अच्छा करना है, ठीक है। ओके, बस यही न्यूज में था। और क्या क्या भी इम्पैक्ट आए हैं, प्लेटफॉर्म फॉर हाईलाइटिंग रिपोर्ट प्रगति की जो सक्सेस बहुत अच्छी रही है, वो क्या क्या हम लेके आए, तो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट हुआ कि लैंड इक्विजिशन, इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, उसकी कॉस्ट कम होगी और डिले भी कम हो गया। फिर सोशल में देखे तो हम प्रायोरिटाइज कर पाए अंडर डेवलप्ड सेक्टर्स को, रिमोट एरियाज को और रीजनल डिस्पेरिटीज को कम कर पाए, या फिर कम कर पाए नहीं, ये कम उसका करता है, ठीक है, उसका ये इम्पैक्ट है। फिर एनवायरनमेंट में देखे तो कार्बन फुटप्रिंट को भाई कम कर देना, उसके लिए हमने पर्टिकुलर पोर्टल भी रिलीज किया है, परिवेश पोर्टल। फिर पॉजिटिव गवर्नेंस के अंदर गुड गवर्नेंस को फॉलो अप करवाना, जैसे कि हम सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट किए बोगी बील रेल और रोड ब्रिज इन असम, सॉरी ये पूरा बोलना चाहिए, बोगीबिल रेड एंड रोड ब्रिज इन असम। ओके, नॉर्मल है ये, देखो वैसे खास कुछ काम आने वाला है नहीं आपको, बस इतना याद रखिए कि प्रगति किसके साथ रिलेटेड है, तो गुड गवर्नेंस के साथ रिलेटेड है, ठीक है। कौन इंप्लीमेंट करवाता है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। चलिए अभी शायद बड़ी न्यूज हमारी सारी हो गई है, यस सारी हो गई है, अभी शॉर्ट न्यूज है। चलिए देखते हैं। अब देखो मैंने यार जो सारे सारे पीवाईक्यू जोड़े हैं ना, अगर मैं बताना इवन भूल भी जाऊं तो ये आपका फर्ज है कि आप याद रख लो और खुद देख लो कि हाँ भाई ये पीवाईक्यू और इसका ये मतलब है, ठीक है, क्योंकि मेहनत से जोड़े हैं भाई, तो देख लीजिए। चलिए अभी हम शॉर्ट न्यूज कवर करते हैं। ओके, लोकेशन खुला है तो सबसे पहले लोकेशन ही देख लीजिए। सीरिया की लोकेशन हम बहुत बार देख रहे हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। न्यूज में क्यों था, तो हयात तहरीर अल शाम एक रेबल मिलिशिया है, सीरिया के अंदर हमें देखने को मिलता है, इस वो न्यूज में था, इसलिए सीरिया पूरा का पूरा न्यूज में है। ये सीज एलेपो है, सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ सीरिया है, मतलब कि जो मिलिशिया ग्रुप है ना, इन्होंने जो एलेपो है वो उसको सीज कर लिया, मतलब कि उसको पूरा का पूरा कवर कर लिया, अपना एरिया बना दिया, ये जो मिलिशिया है उन लोगों ने।
मिलिशिया मतलब क्या होता है, बस गुंडा ही समझ लीजिए कि गुंडों का एक ग्रुप है जो कि पावरफुल हो गया है। उन्होंने अलेप्पो करके कोई सिटी है उसको कैप्चर कर लिया। ये अलेप्पो है वो सीरिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। पॉलिटिकल फीचर्स में ये मेडिटेरियन ओशन का पार्ट, सॉरी यार, मेडिटेरियन सी के राइट हैंड साइड में पड़ता है, ठीक है। फिर इसके आजू बाजू की कंट्री कौन कौन सी है, तो भाई तुर्की, इराक, लेबनान, इसराइल, जॉर्डन, ये सब आपको पता है, ठीक है। हम बहुत बार देख लिए हैं। फेमस क्यों है, तो गोलन हाइट्स यहाँ पे इसराइल ने ले लिया था ये वाला हिस्सा, इसलिए अभी भी ये न्यूज में चलता रहता है। कब लिया था, तो 6 डेज वॉर के दौरान ले लिया था। इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज दमास्कस है, होम्स है, पेलिम्रा है, ओके। जियोग्राफिकल फीचर्स में सीरिया एक्सपीरियंस करता है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे माउंटेन रेंज है, एंटी लेबनन माउंटेन रेंज और अल नसाइरा माउंटेन रेंज। फिर यहाँ पे माउंट हरमट है, यूफ्रेट्स रिवर, टिग्रिस रिवर, ओरंटो रिवर्स। ऑलरेडी हमने ये सब बहुत बार डिस्कस किया है, तो आज नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ये देख लीजिए, माधव नेशनल पार्क। रिसेंटली माधव नेशनल पार्क को एज अ टाइगर रिजर्व अप्रूव कर दिया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में। टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में देख ले तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970 थ्रू के बनती है और ये अमेंड करती है, एडमिनिस्टर करती है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। चलिए अभी माधव नेशनल पार्क को देख लेते हैं। सबसे पहले ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, विंध्यन रेंज का पार्ट है। बैकग्राउंड में देखें तो पार्क वाज अ हंटिंग ग्राउंड। जब मुगल वेम्परर थे, महाराजा ऑफ ग्वालियर थे, वो इसको हंटिंग ग्राउंड के तरीके से यूज करते थे। यहाँ पे लोग हंटिंग करने जाते थे। यहाँ पे कौन कौन से हमें एनिमल्स मिल जाते हैं, फौना मिलते हैं, तो एंटीलॉप, डियर, वाइल्ड पिग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। फ्लोरा में फ्लोरा में देखें तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस मिक्स फॉरेस्ट है और ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर एक ही हमारा, यहाँ पे हमें साख्य सागर एंड माधव सागर 2 लेक मिलती है एंड हमें मदीखेरा डैम भी यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। जो आपको एक्चुअली याद, आपको यही 2 चीजें रखनी है, साख्य सागर, माधव सागर और ये मदीखेरा डैम, ओके। अब ये टाइगर रिजर्व फिर से न्यूज में है, तो हमारा काम क्या है, सेम फोटो को हम फिर से देख लेंगे, टाइगर रिजर्व वाली। देखो इससे पहले ना लास्ट टाइम हमने देखा था ये छत्तीसगढ़ वाले एरिया के टाइगर रिजर्व, गुरु घसीदास, अचानक अमरकंटक, उदंती सता नदी और इंद्रावती। आज मध्य प्रदेश के न्यूज में है। देखो ऑलरेडी ना मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व थे, अभी ये 8वां होने जा रहा है। तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 7 नहीं, ये 8 हो जाएंगे, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के अंदर है 8। और भी इस 8 को हम याद कैसे रखेंगे, तो देखो हम कोड बना लेंगे, मतलब थोड़ा सा खुद ही समझ लेंगे कि 7 है हमारे, ठीक है। पहले 7 थे, 8 हो गया है, तो हम क्या करेंगे कि 7 दोस्त, 7 दोस्त, 7 दोस्त ऐसे नहीं लिखेंगे, 7 दोस्त मतलब हमारा सतपुरा है, तो हमारा 7 दोस्त फॉर सतपुरा हो जाएगा। और दोस्त के अंदर हम क्या क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे कान्हा है, माधव है, दुर्गा है, पन्ना है और संजय है। तो देखो आप ना ऐसे याद रख लीजिए, ये हटा दीजिए कि ना, ऐसे याद रखिए, 2-2 का ग्रुप बना दीजिए कि भाई माधव या फिर कान्हा, दोनों सेम ही है। वैसे तो हमारे 2 हो जाएंगे, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, माधव कान्हा, उसके साथ है दुर्गा। तो माधव ने और दुर्गा ने मिलकर, और दूसरा ग्रुप बना संजय ने और पन्ना ने मिलकर, 7 पेंच बांधा। मतलब माधव, दुर्गा और संजय, पन्ना ने 7 पेंच बांधा। ये आपके 8 के 8 हो गए, मतलब कि माधव कान्हा दोनों साथ में ही हमारे 2 हो गए। दुर्गा, तो माधव दुर्गा और संजय पन्ना ने मिलकर, 7 पेंच बांधा। ये आपके 8 हो गए, ठीक है। ऐसे आप खुद एक्रोनिम बना सकते हैं अपनी मर्जी से भी। मेरा तो यही था, सिर्फ मुझे ये माधव ऐड करना पड़ा, इसलिए मेरा हो गया। इसमें और एक चीज हमें क्या याद रखनी है, तो जो पेंच है ना, वो पेंच मध्य प्रदेश में तो है ही है, साथ में साथ उसका हिस्सा महाराष्ट्र तक भी एक्सटेंड करता है, ओके, डन है। अभी ये जो टाइगर रिजर्व घोषित किया है, तो टाइगर रिजर्व के बारे में हल्का सा देख लें कैसे होता है भाई। तो देखो यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो रिक्वेस्ट करती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को कि भाई हमारे ये एरिया एज ए टाइगर रिजर्व नोटिफाई कीजिए, घोषित कीजिए। फिर एनटीसी है वो एग्जामाइन करेगी कि भाई ये एरिया करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और एग्जामिनेशन में उन्हें लगता है कि हाँ भाई करना चाहिए, ये अप्रूव कर दे। फिर वो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के पास, फिर वो रेकमेंड करेगी स्टेट को कि हाँ भाई हमने भी देखा, एनटीसी ने भी बोल दिया है कि स्टेट आप ये कर दीजिए, ठीक है। और फिर तब जाके स्टेट गवर्नमेंट
कोई भी एरिया को टाइगर रिजर्व नोटिफाई करेगा। दैट्स इट। ठीक है, तो शुरू स्टेट से भी और खत्म भी स्टेट से। बीच में क्या किया, एनटीसीए ने एग्जामिनेशन किया और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने रिकमेंडेशन दी। दैट्स इट। तो इसी से टाइगर रिजर्व हमारा बन गया। याद क्या रखना है, रिसेंटली सबसे ऐड कौन हुआ नया, तो माधव ऐड हुआ है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है, तो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए हैं, एक 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 करते करते, क्योंकि जो न्यूज में आते थे हम उसको ले लेते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे सारे कवर्ड है। आज हमने मध्य प्रदेश के भी कवर कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है भाई हमारा विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स मतलब क्या है कि अचानक कोई भी इंडस्ट्री को कहीं से भी प्रॉफिट हो जाए, ह्यूज प्रॉफिट हो जाए, अचानक से हुआ है, तो ऐसा है ना कि विंडफॉल। विंडफॉल क्या होता है कि छप्पर फाड़ के आ गया, छत तोड़ के प्रॉफिट हो गया, छप्पर फाड़ प्रॉफिट, तो उसके ऊपर टैक्स हम लगा देते हैं। ये है विंडफॉल टैक्स। ज्यादातर कब लगता है, तो ऑयल के ऊपर, एटीएफ पेट्रोल डीजल के ऊपर अचानक से भाव बढ़ जाते हैं, तो ये लोग ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं कंपनीज, तो इसके ऊपर हम विंडफॉल टैक्स लगा देते हैं। दैट्स इट। फिर है भाई सैटर्न 2। सैटर्न 2 क्या है, तो रशिया ने रिसेंटली अपनी RS-28 सरमत इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, जिसका भाई एक्रोनिम है सैटर्न 2। इसीलिए ये न्यूज में था। ठीक है, रशिया की तो वॉर चल रही है यूक्रेन में और ये बस अपने वेपन टेस्ट करता रहता है, तो अभी उन्होंने सैटर्न 2 लॉन्च किया। सैटर्न 2 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी ना मुझे आप ये बता देना, बैलिस्टिक मिसाइल मतलब क्या, हमने 2-3 बार डिस्कस किया है, ये मुझे कमेंट में बताना। बैलिस्टिक मिसाइल में और अपना ये जो क्रूज मिसाइल होती है उसमें फर्क क्या होता है। ओके। दूसरा, ये जो सैटर्न 2 है ये इक्विप्ड है MIRV टेक्नोलॉजी से। MIRV टेक्नोलॉजी क्या होती है कि मतलब मिसाइल तो एक ही छोड़ी जाएगी, ये एक ही मिसाइल है, ठीक है, पर जो उसका हेड है ना, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वॉरहेड्स भरे हुए होंगे, और जब ये छूटेगी, मतलब एंड होगी, जहां पे फूटने वाली होगी, वहां पे जो अलग अलग वॉरहेड है वो अलग अलग टारगेट को हिट कर सकते हैं। मतलब कि समझ लीजिए कि ये मिसाइल आई और इसका जो फ्रंट हमने रखा था, इसके अंदर 3 वॉरहेड भरे हुए थे, ठीक है, 1 2 3, तो ये तीनों वॉरहेड अलग अलग टारगेट को हिट कर सकते हैं। मतलब ये एक यहाँ पे हिट कर दे, ये दूसरा वाला यहाँ पे हिट कर दे, और तीसरा वाला यहाँ पे हिट कर दे। इसीलिए ये है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मतलब एक ही मिसाइल है आपकी, बट उससे आप अलग अलग टारगेट हिट कर सकते हो, क्योंकि अंदर आपके वॉरहेड अलग अलग होंगे। और ये तीनों के तीनों, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीनों, जितने भी अंदर वॉरहेड आपने बड़े हुए वो सारे के सारे प्रिसीजन में हिट करेंगे। ठीक है, गॉट इट, कि एक साथ आप मल्टीपल टारगेट हिट कर पाओ एक ही मिसाइल के थ्रू, इसी को बोलते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मतलब कि MIRV। ये कुछ ही देशों के पास टेक्नोलॉजी है, जैसे कि भाई यूएस के पास है, यूके, चाइना, रशिया, फ्रांस, और फिर कौन बचेगा, इंडिया। ओके, ये MIRV आप याद रखोगे। ठीक है, सैटर्न 2 की रेंज कितनी है, तो 10,000 से 18,000 किलोमीटर है, और इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ये हिट कर सकती है। फिर है हमारा किसान पहचान पत्र। तो देखो, किसान पहचान पत्र, आधार कार्ड लिंक, इनकी डिजिटल आइडेंटिटी को लिंक किया जाएगा, साथ ही साथ इनके जो भी लैंड रिकॉर्ड्स होंगे उनको भी लिंक किया जाएगा, मतलब कोई चीटिंग के चांसेस ना हो। ये जो आईडी है वो कोर ऑफ द फार्मर रजिस्ट्री है, जो कि हम बनाने वाले हैं, और जो कि एक वन ऑफ द मेजर पिलर है एग्री स्टैक का। एग्री स्टैक के 3 पिलर हैं। एक तो एग्री स्टैक में हम डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बना रहे हैं, फिर एग्री स्टैक के अंदर हम 3 डेटाबेसेस तैयार कर रहे हैं, फार्मर रजिस्ट्री, जियो रिफर्ड विलेज मैप्स एंड क्राउन शोन रजिस्ट्री। तो हमने देख लिया कि कैसे फार्मर रजिस्ट्री इज वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल, वन ऑफ द कोर डेटाबेस दैट वी आर वर्किंग ऑन इट। और न्यूज में क्यों था भाई, तो किसान पहचान पत्र के लिए स्टेंटर ने बोला कि भैया कैंप मोड अप्रोच लिखिए, मतलब कि जगह जगह पे कैंप बनाइए और जितना जल्दी हो सके फार्मर का रजिस्ट्रेशन कीजिए। दैट्स इट। ओके, किसान पहचान पत्र आप समझ जाए, किसान और उनके डेटा को, अपने लैंड का जो डेटा होगा उसको ऐड किया जाएगा। दैट्स इट। फिर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो सबसे पहले भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है, एनडीबी का, तो इसका हेडक्वार्टर आता है शंघाई के अंदर। फिर इसके जैसी ये दूसरी बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहाँ पे आता है, तो मनीला के अंदर आता है, मनीला फिलीपींस। और फिर तीसरी भी इसी के नाम के जैसी बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है, तो बीजिंग के अंदर आता है। ठीक है, बीजिंग चाइना। ठीक है, तो तीनों की तीनों बैंक में मैं बहुत कंफ्यूज होता था, तो इसीलिए जैसे ही आता है तो मैं आपको पहले हेडक्वार्टर कंफर्म करवा देता हूँ कि तीनों कैसे अलग है, और तीनों का हेडक्वार्टर भी अलग अलग जगह पे है।
न्यूज में क्यों था भाई? तो रिसेंटली इंडिया ने 2 बिलियन जितने कंट्रीब्यूट किए ये ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो 2014 में बनी थी बाय ब्रिक्स समिट इन फोर्टलेजा। तो क्या ब्रिक्स मेंबर्स ने बनाई तो इसके ब्रिक्स से मेंबर ही आ सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ओपन टू ऑल है। यूनाइटेड नेशन के जो भी मेंबर हैं वो सारे के सारे आ सकते हैं। मेन इसका फोकस क्या रहता है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पैसे को इकट्ठा करना और डेवलपिंग कंट्रीज को जरूरत पड़ने पर देना। इनिशियल ऑथोराइज कैपिटल इसके पास 100 बिलियन थी और इनिशियल सब्सक्राइब कैपिटल इनके पास 50 बिलियन थी। ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेनली इसको किसने बनाया था? तो ब्रिक्स के मेंबर ने ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने मिलकर बनाया था 2014 के अंदर और 2015 में ये ऑफिशियली इनफोर्स आ गया था। और ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी बनाने वाली? तो फोर्टलेजा में इसकी मीटिंग हुई थी। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो शंघाई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अभी आगे देखते हैं। हरिमाऊ शक्ति, तो भाई मलेशिया के साथ हमारी एक्सरसाइज हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, दैट्स इट। फिर यहाँ पे इंटरनेशनल पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, तो भाई इंटरनेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटीज डे हमने 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया, इसलिए न्यूज में था। ये भाई कब प्रोक्लेम हुआ था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन 47/3 1992 के दौरान इसको हमने फॉर्मलाइज किया था। इसकी थीम क्या है? तो एम्पलीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ओके, अभी ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बारे में हमने 24 और 25 नवंबर पे जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बहुत ही कंप्रिहेंसिवली बात की है, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि उसको देख लीजिए, आपका फायदा हो जाएगा। हमने A to Z कवर किया है, उसके चैलेंजेस, इनिशिएटिव, रिकमेंडेशन, सरकार के क्या स्टेप्स हैं, डिसेबिलिटीज कौन कौन सी होती है, क्यों होती है, वो सब हमने बात कर रखी है, ठीक है। 25 नवंबर का वीडियो देख लेना। ओके, पर्सन विद डिसेबिलिटीज कौन है? तो वो डिफाइन करता है हमारा राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इसके अंदर हमने 21 टाइप में 7 टाइप्स की 21 डिसेबिलिटीज को नोटिफाई किया हुआ है। और डेटा क्या बताता है कि इंडिया की जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 16% जितने डिसेबल हैं, और इंडिया की हम बात करें तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज का रेशियो 2.21% है या फिर 2.5 करोड़ जितना है। इंडिया के इनिशिएटिव क्या है? तो एक्सेसिबल इंडिया प्रोजेक्ट, दीनदयाल दिव्यांगजन रिहेबिलिटेशन स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 एंड पीएम दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही योजना। ओके, डन है। अगेन 24-25 का वीडियो देख लेना, वो ज्यादा अच्छा है, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अभी आखिरी न्यूज देख लेते हैं। एयर क्वालिटी डैशबोर्ड बाय ICI मोड, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। तो भाई ये अलग अलग जगह से डेटा लेते हैं, जैसे कि सैटेलाइट के इमेज के थ्रू डेटा लिया, लोकल रीजनल लेवल पे डेटा इकट्ठा कर लिया, ये सब देख के फिर वो अपना रिपोर्ट देते हैं। और अभी उन्होंने क्या बोला कि जो PM 2.5 की जो रेट है वो एकदम ही अलार्मिंग है और बहुत ज्यादा है इन हॉटस्पॉट्स लाइक लाहौर, न्यू दिल्ली एंड कलकत्ता, ठीक है। PM 2.5 मतलब क्या? कि जिसकी भी साइज, कोई भी ऐसा पॉल्यूटेंट है या फिर माइक्रोन्स है जिसकी साइज PM 10 मतलब 10 माइक्रोन या फिर उससे कम हो तो वो PM10 कहला जाएगा, और 2.5 माइक्रोन या फिर उससे कम हो तो उसको हम PM 2.5 बताएंगे। और हमारी बॉडी ना इनके सामने कुछ कर नहीं पाती, इतने ये छोटे होते हैं तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है कि हमें अपने एनवायरनमेंट में PM 2.5 PM10 को ना आने दें। दैट्स इट। चलिए इतना ही था आज की वीडियो के लिए, और जो आंसर है वो हम कल ही डिस्कस कर लेंगे। बाकी तो देखो कुछ है नहीं, मैं ऊपर से सिर्फ बता दूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर करवानी है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर GDP का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर रहेगा, और उसमें भी पर्टिकुलरली MSME। तो हमें बताना क्या है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया के अंदर अच्छा है या फिर क्यों हम जरूरी है। बस एक लाइन लिख दीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लार्जेस्ट GDP को कंट्रीब्यूट करता है, लार्जेस्ट नहीं करता, लार्जेस्ट सर्विस सेक्टर करता है, बट स्टेडी GDP को कंट्रीब्यूट करता है। उसमें से भी MSME बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि MSME कल वाला ही डेटा है, मैं एक भी डेटा बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको कल ही बताया है कि भाई कुछ परसेंटेज ये एक्सपोर्ट करता है, कुछ परसेंटेज ये प्रोडक्शन करता है, और कुछ परसेंटेज ये एम्प्लॉयमेंट भी देता है। डेटा आप खुद लिखोगे, मैं नहीं बता रहा हूँ जानबूझ के। और फिर एट लास्ट हमें क्या लिखना है कि भाई इसी को कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए कमेंट कीजिए प्रेजेंट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, मतलब इसी को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी ले रखी है, ठीक है। वो भी हमने कल ही डिस्कस किया है, अगेन मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है कैसे करना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कैसे GDP में शेयर है सबसे पहले वो बताइए, फिर MSME क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताइए,
और फिर आखिरी में गवर्नमेंट की पॉलिसीज बता दीजिए। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज अपना जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा। सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।